नमस्कार दोस्तों। अभी 2-3 दिन पहले पूर्व क्रिकेटर, कॉमेडियन, पॉलिटिशियन और मल्टी टैलेंटेड पर्सन नवजोत सिंह सिद्धू जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने अपनी वाइफ के बारे में कहा कि वो इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर से सफ़र थी और अभी वो कैंसर फ्री हैं। कैंसर के खिलाफ एक अभूतपूर्व लड़ाई लड़ने के बाद नवजोत कौर सिद्धू अब कैंसर फ्री हैं। और यह केवल एक बीमारी की जीत नहीं बल्कि उस अड़िग हिम्मत की जीत है जो उन्होंने अपने परिवार के साथ इस यात्रा में दिखाई। जब जब डॉक्टर्स ने केवल 3% सर्वाइवल चांस बताया तब भी उन्होंने हार नहीं मारी। सिद्धू जी ने बताया उनकी पत्नी ने एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो, ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट और एक मेंटल विल पावर के साथ कैंसर को मात दी। जो कहानी साहस और उम्मीद की एक ऐसी उम्मीद है जो हमें सिखाती है अगर दिल में जीतने की ललक हो तो कोई भी बीमारी आपको हरा नहीं सकती। अब मैं आता हूँ कैंसर के आंकड़ों पे जो इंडिया के अंदर है। इंडिया के अंदर 2024 में लगभग 15 लाख कैंसर पीड़ित थे। मतलब मैं इसको कहूँ तो हर 9 इंडियन में से एक इंडियन कैंसर से सफ़र्ड है। और या फिर मैं इसे पॉपुलेशन में कन्वर्ट करूँ तो 1 लाख पॉपुलेशन पे लगभग 101 आदमी कैंसर से सफ़र्ड है। तो मतलब इसको अपन कहें तो रेशनल में लगभग 7.5% कैंसर से सफ़र्ड पर्सनस हैं। इंडिया के अंदर हर साल लगभग 9 लाख के आसपास कैंसर से डेथ होती है। और इंडिया का लगभग पूरे वर्ल्ड में जो कैंसर है अराउंड 7.5% हिस्सेदारी है। और अभी रिसेंटली WHO ने भी कहा था कि इंडिया कैपिटल ऑफ कैंसर है। इस वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, अमेरिका की बात करें या फिर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वहाँ पर लगभग 60 से 70 साल की एज में ब्रेस्ट कैंसर का मतलब पता चलता है। और इंडिया के अंदर एवरेज 52 इयर्स वाला पर्सन मतलब फीमेल ब्रेस्ट कैंसर से सफ़र हो रही है, मतलब एक यंग एज में, रेदर देन द वेस्टर्न कंट्रीज। ये एक बहुत बड़ी जो डाटा है, ये जो डेटा है टोटल हमें झकझोर देने वाला है अंदर से। मैं नवजोत सिंह सिद्धू जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा उसके बारे में मैं बाद में विस्तार से अभी चर्चा करता हूँ। उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि उनका जो मतलब था, सिद्धू जी जो कहना चाहते थे वो डायरेक्टली नहीं करके इनडायरेक्टली उन्होंने बहुत कुछ कह डाला और जिसके ऊपर शायद किसी मीडिया का ध्यान नहीं गया। ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य की भी बात है। जनरली कैंसर के रिस्क फैक्टर जो कि मेडिकल साइंस कहता है कि अल्कोहल हो गया, लाइफ स्टाइल हो गई, तंबाकू का सेवन हो गया, ठीक है, कुछ जेनेटिक चेंजेस हो गए, कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस हो गए, ये मानते हैं। मगर यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें मेरी तरफ से ऐड करना चाहूँगा जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है और वो इनडायरेक्टली रूप में आती हैं। इंडिया की प्रेजेंट में पॉपुलेशन लगभग 145 करोड़ है। इनमें इंडिया में जो जनसंख्या घनत्व है, जो डेंसिटी है, लगभग 1 किलोमीटर में लगभग 500 पीपल रहते हैं, राइट। सेकंड थिंग्स मैं बात करूं, यही बात अगर मैं कनाडा में करूं तो कनाडा में 1 किलोमीटर में ओनली 4 पीपल रहते हैं, ठीक है। अमेरिका में जाओगे तो 1 किलोमीटर में ओनली 6 पीपल रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जाओगे तो ओनली 1 किलोमीटर में 3 पीपल्स रहते हैं। मतलब इंडिया की हायर डेंसिटी। और मैं इसको अगर शहरों के रूप में विभाजित करूँ तो मुंबई में लगभग 20,500 पर्सन्स 1 किलोमीटर में रहते हैं। वही कोलकाता में लगभग 24,000 पीपल 1 किलोमीटर में रहते हैं। और जो इंडिया की कैपिटल दिल्ली है उसकी बात करी जाए तो लगभग 13,500 पीपल 1 किलोमीटर एरिया में रहते हैं। मतलब मैं इसे बात कहूँ तो इंडिया में बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग है, मतलब बहुत पॉपुलेशंस है रेदर देन उसके क्षेत्रफल के मुकाबले। मेरी नज़र में जो कैंसर के जो इनडायरेक्टली जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं हेल्थ पे, उन कारणों की अगर मैं बात करूं
तो पहले नंबर पे आता है इंडिया के अंदर प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी की कमी। मतलब कि समय से पहले अगर प्रॉपर तरीके से चेकअप और रूटीन चेकअप अगर स्टार्ट हो जाए, इवन ग्रामीण क्षेत्रों में भी, स्लम एरिया में भी, और शहर के जो बहुत हाई डेंसिटी एरियाज हैं उनके अंदर, तो मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी हद तक इस चीज़ का सॉल्यूशन हो सकता है। इंडिया में हर दिन 415 लोग रोड एक्सीडेंट में मरते हैं। आप लोगों के दिमाग में विचार आ रहा होगा कि रोड एक्सीडेंट का कैंसर से क्या रिलेशन है। मैं पॉइंट पे आऊँगा अभी। मेन पॉइंट फिर एक बात और ही आती है। मैंने कहा प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी मतलब प्रॉपर स्क्रीनिंग की कमी, पॉपुलेशन, रोड एक्सीडेंट, एक और महत्वपूर्ण पहलू है लाइफ स्टाइल, और एक जो आता है इंडिया का कानून का लचीलापन। और अब मैं पॉइंट का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस पे आता हूँ, वो है इंडिया का करप्शन। करप्शन इज द मेन पॉइंट। और साथ में इंडिया में योग्यता का हनन होना और योग्यता का पलायन होना, ये सभी इनडायरेक्टली फैक्टर्स है जो कि कैंसर के प्रमुख कारण है। ना कि जो अदर डॉक्टर्स मानते हैं कि जेनेटिक इश्यूज हो गए, ठीक है, बाकी जो अदर रीजन्स है, अल्कोहल, स्मोकिंग, वो सब तो है ही, वो तो फ्रंट में है, मगर जो इनडायरेक्टली हैं जो मैंने आपको बताया, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसका रीज़न मैं बताता हूँ कि करप्शन की वजह से इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा कैंसर के कारण बढ़ रहे हैं। मतलब एक इंसान दूसरे इंसान का गला काट रहा है। कैसे काट रहा है अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि, और वही सिद्धू जी ने इनडायरेक्टली समझाने की कोशिश करी थी। मैं सिद्धू जी के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके पॉइंट्स पे भी मैं स्टेप टू स्टेप यहीं से मिक्स कर रहा हूँ बातें। सिद्धू जी ने कहा था कि आप मिल्क प्रोडक्ट छोड़ दीजिए, आप कनक मतलब अनाज को कम कर दीजिए। इनका लॉजिक क्या आ रहा है कहीं ना कहीं आप सोच के देखिए कि कनक को छोड़ दीजिए, क्या डायरेक्टली गेहूँ जिम्मेदार हो सकता है? कार्बोहाइड्रेट्स मानते हैं मिलता है गेहूँ से, क्या डायरेक्ट जिम्मेदार हो सकता है? उसका रीजन है कि पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स का एक्सेसिव यूज़ जो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा हो रहा है। हर किसान अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वो ये नहीं देख रहा कि इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें आएंगी। करप्शन की वजह से केमिकल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि हर कोई पैसा कमाना चाहता है। अब वो जब अपने गेहूं को मंडी में बेचने जाता है, वहाँ पे भी करप्शन आ जाता है, सरकारी कर्मचारियों का रोल आ जाता है। आप देख रहे होंगे कि कितने पुल गिरते हैं। जब योग्यता का हनन होगा तो यही हाल होना है, यही असर होना है इंडिया का। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सेकेंड थिंग्स, जब किसान भी कर रहा है उधर आप उन्होंने वीगन डाइट पे बोले मिल्क प्रोडक्ट्स को बंद कर दो। क्यों बंद कर दो? रीज़न क्या है? उनकी वाइफ खुद एक डॉक्टर थी जो कैंसर से, इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर से सफ़र थी। वो जब वो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी पंजाब के अंदर, तो वहाँ पे वो मिनिस्टर भी रह चुकी हैं और खुद एक डॉक्टर रही हैं, और वो इंचार्ज भी थी कि वो जितने भी एक फूड इंस्पेक्टर के रूप में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। तो उन्होंने खुद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं कहीं पे भी जाती थी तो दूध के अंदर मिलावट केमिकल्स की, आप जाओगे इवन एग्स के अंदर मिलावट, अंडों में भी मिलावट, फिश के ऊपर एनवेलप वो लगाया जा रहा है जो कि एक डेड बॉडी पे लगाया जाता है। ये सब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। तो डेफिनेटली एक जना दूसरे जने का गला काट रहा है, हर कोई अमीर बनने की सोच रहा है। लॉजिक क्या है इस चीज़ का? करप्शन। आप आज गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है हमने सब कुछ फ्री कर दिया है, सारी चीज़ें हमने करप्शन फ्री कर दिया, काफ़ी इंडिया में भ्रष्टाचार कम हो रहा है, मगर मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ आज भी इंडिया में करप्शन है, मगर वो डायरेक्टली ना होकर इनडायरेक्टली है। कोई सामने नहीं आने देना चाहता। फूड इंस्पेक्टर्स की जिम्मेदारी होती है, हर कोई अगर अपनी जिम्मेदारी समझेगा तो कैसे कोई दूध में मिलावट कर देगा, कैसे सब्जियों में मिलावट होने लगेगी, किस तरीके से केमिकल्स की, क्योंकि अगर उनको सही दाम मिलेंगे, सही चीज़ें होंगी। हर किसान या हर इंसान ये नहीं सोच रहा कि मेरी जेब भर रही है, मैं भी तो और सामान खरीदूंगा, मुझे भी वही मिलावट वाला सामान मिलेगा, वही फूड अडल्ट्रेशन होगी। तो जितनी ज़्यादा मिलावट होगी, वेस्टर्न कंट्रीज में क्यों नहीं होता? कैपिटल ऑफ कैंसर की कैपिटल क्यों कहा गया है? रीज़न यही है क्योंकि अर्ली एज के अंदर कैंसर फैल रहा है, ठीक है। वहाँ पे तो इतना पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं होता,
जैविक खेती होती है, ठीक है, ऑर्गेनिक जैसे कहते हैं। बाकी इतने जो चीज़ इंडिया में बैन है वो सारी चीज़ें इंडिया में क्यों आ रही हैं, इंडिया में क्यों अलाउड है? आप कभी भी कोई भी कॉपी देखना, किसी भी आइटम्स के ऊपर लिखा रहता है ओनली सेल फॉर इन इंडिया। ऐसा क्यों? बाहर के लोगों ने रोक लगा दी, आप उसे इंडिया में बेचेंगे, क्या मतलब है सब कुछ? अभी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स ने शायद उनके वीडियोस को पूरा नहीं सुना, उन्होंने कहा कि और एक अपना लेटर रिलीज कर दिया। मैं उस लेटर की एक लाइन आपको सुनाना चाहता हूँ कि स्टार्विंग द कैंसर बाय नॉट ईटिंग डेयरी प्रोडक्ट एंड शुगर, कंज्यूमिंग हल्दी, टर्मरिक एंड नीम हेल्प क्योर हर इनक्यूरेबल कैंसर। अब आप ये बताइए कि जब ये कैंसर के ऊपर, मैं कहता हूँ कि जब डायबिटिक डाइट दी जाती है, जब पेशेंट का डायबिटीज़ का पता चलता है तो वहाँ पे भी डाइट का इम्पोर्टेंट रोल आ जाता है, राइट? जब पेशेंट को हाइपरटेंशन या कार्डियक डिजीज़ का पता चलता है तब भी बहुत सारी लाइफ स्टाइल चेंजेस के लिए बोला जाता है, वहाँ पे भी डाइट का रोल आता है, ठीक है। क्रॉनिक किडनी फेलियर पेशेंट आता है, उसमें भी डाइट का रोल आ जाता है। तो लगभग सभी बीमारियों में डाइट का इम्पोर्टेंट रोल है, तो कैंसर में क्यों नहीं है? शुगर कैसे स्टडीज़ नहीं हुई? अगर आप बहुत सारी जर्नल्स खोल के देखेंगे तो चीनी के ऊपर काफ़ी स्टडी हुई है कि शुगर इज़ पॉइजन फॉर द पीपल। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में शुगर के ऊपर ही आपको डिस्क्राइब करूँगा काफ़ी डिटेल में। मैं यही सलाह दूंगा, उन्होंने गलत परसेप्शन किया उनके लैंग्वेज को कि ऐसा नहीं है। उन्होंने कीमोथेरेपी करवाई, रेडिएशन थेरेपी उनकी डिले हुई थी। रीज़न था कि जब कोई भी कैंसर पीड़ित होता है तो हर कोई चाहता है उसकी इच्छा पूरी हो, तो उन्होंने अपने बेटे की शादी करने की सोची, तो इमीडिएटली उस वक्त उनकी रेडिएशंस मिस हो गई, ठीक है। उन्होंने बाकायदा सर्जरी करवाई, कीमो करवाई, रेडिएशंस भी उन्होंने बाद में करवाई। तो कहाँ उन्होंने डिनाई किया कि कहाँ उन्होंने ऐसा कहा कि मेडिकल साइंस का रोल नहीं है? मैं यही कहना चाहूँगा कि लोग बाग कटाक्ष कर रहे हैं उनके, और कुछ लोग गलत फहमी में भी जी रहे हैं। मैं इस पे भी बोलूँगा कि जैसे उन्होंने बोला कि फ्रूट्स खाने से ये चीज़ हो जाएगा या नट्स खाने से हो जाएगा, या बहुत सारे उन्होंने कई चीज़ें बताई, ये चीज़ अवॉइड कर दो। हाँ, दे आर ओनली इम्यूनिटी बूस्टर। साथ में क्या होता है, कैंसर्स की जो सेल्स होती हैं या कोई भी जो नेगेटिव सेल्स होती है सारी बॉडी के अंदर, उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी होती है? शुगर की होती है। शुगर के बेस पे वो सर्वाइव रह पाती है। पीएच का एसिडिक पीएच होगी तो डेफिनेटली उनको अच्छा वो मिलेगा, कल्चर मिलेगा जिसके अंदर वो अच्छे से ग्रोथ कर सकते हैं सेल्स। तो बेटर उन्होंने यही तो कहा कि एल्कलाइन का यूज़ करो। जनरली जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, विराट कोहली, ये सब वही वाटर पीते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। शुगर कट ऑफ करने के लिए बोला है, गलत नहीं है। वीगन डाइट के लिए बोला, मिल्क प्रोडक्ट के लिए उन्होंने बोला, क्यों बोला? क्योंकि सब में मिलावट आ रही है, सबके अंदर पेस्टिसाइड्स आ रहे हैं, सब में केमिकल्स का यूज़ हो रहा है। तो गलत तो उन्होंने कुछ नहीं कहा इसमें। मैं तो यही कहूँगा कि आपको वीडियो कम्प्लीटली सुनना चाहिए था। अब मैं उनके नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूँ, वो भी उन्होंने बहुत अच्छा कहा है। उन्होंने कहा कि आप इतने कार्ड बनवा रहे हो, इंडिया में 3 कार्ड सफिशिएंट है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। इसके अलावा मैं कहता हूँ इंडिया में किसी कार्ड की ज़रूरत नहीं है। क्यों आप जहाँ ये कार्ड बना रहे हो कि भामाशाह कार्ड बनाओ, जन आधार कार्ड बनाओ, या PMJY कार्ड बनाओ प्रधानमंत्री वाला, या फिर आयुष्मान कार्ड बनाओ? क्या ज़रूरत है इन कार्ड्स की? कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास जब आधार कार्ड के थ्रू सारा डेटा कलेक्ट है तो आप उसी के थ्रू उनको लिंक कर दो ना सारे हॉस्पिटल्स से। क्या ज़रूरत है ये अलग अलग कार्ड्स लेके उनको संभाल के रखने की? एक इंसान अपनी ज़िंदगी में क्या क्या संभाल के रखेगा? उन सब कार्ड को टोटली हटा देना चाहिए। मेरी गवर्नमेंट से अपील है, सिर्फ 3 कार्ड रखो। जिसके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, पैन कार्ड से सारे उसके रिकॉर्ड फैच हो जाएंगे, कितनी वो इनकम कर रहा है सारा पता चल जाएगा। आधार कार्ड है तो कहाँ ज़रूरत है इन कार्डों को बनाने की? सीधी सी बात है कि आप डायरेक्टली ये सारे कार्ड बंद करो और सबको फ्री हेल्थ एंड फ्री एजुकेशन राइट टू पर्सन होना चाहिए, जाके जैसा कि वेस्टर्न कंट्रीज में। कहाँ आप जो जितने भी प्राइवेट स्कूल से सबको अनुदान दो ना गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट देगी। बच्चों से फीस लेने की क्या ज़रूरत है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो। उनमें टेस्ट रखो, योग्यता का आधार रखो। कहाँ ज़रूरत आ रही है इन सब चीज़ों की? तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि डेफिनेटली
कि सारे कार्ड्स को बंद करके सिर्फ 3 कार्ड रखो और सबको राइट है जो रह रहा है उसको सारी चीज़ें स्पेशली हेल्थ और एजुकेशन स्पेशली फ्री होनी चाहिए। ये फ्री की सप्लाई दे रहे हो, क्या जरूरत है? मेहनत करने दो ना सबको। क्यों फ्री में आप गेहूँ बांटते हो? क्यों फ्री में राशन देते हो? क्यों फ्री में पेंशन दे रहे हो? सबको रोजगार दो, एम्प्लॉयमेंट दो ना। और अपने जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, अभी अडानी जी का केस चल रहा है कि उन्होंने रिश्वत दी। चलो उन्होंने तो रिश्वत की पेशकश करी, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान जब उसका काम नहीं होता, एक लेमैन होता, उसका काम नहीं होता सरकारी ऑफिस में, वो भी बेचारा क्या करता, 10 दिन चक्कर काटेगा, उसके बाद 11वें दिन वो अपने आप मजबूर हो जाता है कि वो रिश्वत दे। वही काम अडानी जी ने किया है। क्यों गवर्नमेंट ने करप्शन लिया? क्यों उन्होंने इतना करोड़ों रुपए में रिश्वत ली? चाहे वो आंध्रा की गवर्नमेंट हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर की हो, चाहे वो उड़ीसा की गवर्नमेंट हो, रिश्वत तो ली ना। जिम्मेदार कौन है? गवर्नमेंट जिम्मेदार है। जब देश का सिस्टम ही सारा हिला हुआ है, गवर्नमेंट खुद रिश्वत ले रही है, तो उसके कर्मचारी रिश्वत क्यों नहीं लेंगे? रोक तो उन पे लगनी चाहिए। आप अडानी जी के ऊपर अंगुली उठा रहे हो ज़्यादा। जब एक लेमैन, एक नॉर्मल इंसान जो गरीब है, बीपीएल है, वो अपने कार्ड बनवाने के लिए 500 1000 रुपए की रिश्वत बाबुओं को देता है, तो वो भी अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए रिश्वत की पेशकश करी। अगर उनकी चीज़ को समझते और उनको परचेज करते और या उनको डायरेक्टली डिक्लाइन कर देते, कहाँ ज़रूरत आती रिश्वत देने की? तो मैं यही चाहूँगा कि सिस्टम को अपडेट करने की ज़रूरत है। जब सिस्टम अपडेट नहीं होगा तो इंसान रिश्वत देगा तो क्या आएगा? वो ज़्यादा कमाने की सोचेगा, ज़्यादा कमाने में वही मिलावट करेगा सब चीज़ों में। दूध में मिलावट होगी, आपके दही में होगी, पनीर में होगी, आपकी मिठाइयों में मिलावट होगी, आपकी जितने भी मसालेज हैं उनमें भी मिलावट होगी, आपके गेहूँ में पेस्टिसाइड्स की मिलावट होगी। क्योंकि कमाना तो सबको ही है, वो रिश्वत देने के लिए पैसे कहाँ से लेके आ रहा है? जब वो मिलावट करेगा तो सब कैंसर के उसमें आएंगे चपेट में। हेल्थ सिस्टम को जाओ, हेल्थ सिस्टम में डॉक्टर्स को प्राइवेट सेक्टर में क्या दिया जाता है? टारगेट दिया जाता है। वो टारगेट अचीव करने के लिए अननेसेसरी टेस्ट भी करवाएंगे जिनकी ज़रूरत नहीं है। प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी में एक नॉर्मल जो टेस्ट होते हैं, चाहे CA 99.9 हो, CEA करवा लो, CA 125 करवा लो, एक नॉर्मल एक टेस्ट है, फाइब्रो स्कैन करवा लो। इन सब के थ्रू क्या होगा? ये प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी में अगर इनका रोल बढ़ेगा तो डेफिनेटली हर इंसान को पहले या दूसरे स्टेज में ही कैंसर का पता चल जाएगा। 3rd और 4th स्टेज तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर मैं मेरे शब्दों में अगर थोड़ी सी बेरुखी हो सकती है, मगर ये कड़वी सच्चाई है। उन्होंने कच्ची हल्दी का, नींबू का इनका जिक्र किया, नींबू का, खीरे का जिक्र किया, अल्कलाइन वाटर के लिए उन्होंने कहा। नट्स है, नट्स डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव होते हैं हेल्थ के लिए। हल्दी है, काम करती है बहुत, कैंसर रोकने में काफ़ी, उन सेल्स को इम्यूनिटी डेवलप करती है, उन सेल्स को डिस्ट्रॉय करने में मदद करती है। तो मैं डॉक्टर से भी ये कहना चाहूँगा, टाटा मेमोरियल वालों से, और जो भी जिन्होंने उनके ऊपर कटाक्ष किया, कि आयुर्वेद के ऊपर तो आपको भरोसा नहीं है 1% भी। मैं मानता हूँ, मैं भी खुद ही इसी फील्ड से हूँ, मैं किसी अलग फील्ड से नहीं हूँ मैं भी। तो अगर आपको आयुर्वेद की रिसर्च पे भरोसा नहीं है, लाखों करोड़ों साल से हमारे ऋषि मुनि, हमारे वेदों में सब कुछ लिखा हुआ है इन सब चीज़ों के बारे में। जो सबसे पहले जो सर्जन थे वो भी इंडिया के ही थे, और सबसे बड़े डॉक्टर भी इंडिया के ही थे सबसे पहले। पुराने शास्त्रों में आप पढ़ के देखो उनको, आपके पास 36 मिनट उनके वीडियो को सुनने के नहीं है, तो आप इन शास्त्रों को नहीं पढ़ोगे तो कैसे पता चलेगा? टाइम तो सब चीज़ के लिए निकालना पड़ता है। आप उनकी स्टडी करो, रिसर्च करो। आप आयुर्वेदिक की रिसर्च पे आप फेथ नहीं करते तो आप खुद अपने पेशेंट्स में रिसर्च करी जा सकती है, क्यों नहीं करी जा सकती? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर सकते हो आप, कंपेयर वाली रिसर्च कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? बहुत सारे पेशेंट्स के रिलेटिव और पेशेंट्स इस चीज़ के लिए विलिंग होंगे रिसर्च के मतलब सब्जेक्ट बनने के लिए, तो उन पर रिसर्च करो कि इनका डेफिनेटली है या नहीं है। और मैं कहता हूँ डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट है इनका। उन्होंने गलत कुछ नहीं कहा। लहसुन का उन्होंने अदरक के लिए कहा, ये कहाँ गलत है? फ्रूट्स के लिए कहा उन्होंने, जंक फूड के लिए मना किया, पैक फूड के लिए मना किया। डेफिनेटली पैक फूड आप कोई सा भी ले लोगे, सारे हार्मफुल हैं टोटली, सबके अंदर केमिकल्स होते हैं। उन्होंने रिफाइंड के लिए मना किया, शुगर के लिए किया, मैदा के लिए किया। आप बताइए, जब सिंपल सा फार्मूला है कि जब सभी बीमारियों में डाइट का इम्पोर्टेंट रोल होता है, लाइफ स्टाइल का इम्पोर्टेंट रोल होता है। उन्होंने योगा के लिए भी बोला, चलने के लिए भी बोला, वॉक के लिए भी बोला, कहाँ गलत था इसके अंदर? और डेफिनेटली ये बॉडी की सेल्स को मतलब बहुत एक्टिव करता है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है। और उन्होंने इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करी, वो भी गलत नहीं है।
इंटरमिटेंट फास्टिंग होगी तो बॉडी डिटॉक्स होगी ऑटोमेटिकली, जो डेड सेल्स हैं वो बाहर निकलेंगी और जो खराब सेल्स हैं उनको शुगर नहीं मिलेगी। जो उनका कल्चर होता है, जो मीडिया होता है जिसमें उनकी ग्रोथ होती है, गलत कुछ भी नहीं है, परसेप्शन गलत है। उन्होंने सारा बताया कि उनका वाइफ का ट्रीटमेंट राजेंद्र हॉस्पिटल, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, 40% वहाँ हुआ, 6 बाकी बचा हुआ इलाज उनका यमुनानगर में हुआ। बाकी जो उनके फाइनल पेट सिटी हुई उन्होंने अमनदीप हॉस्पिटल में कराई। तो हॉस्पिटल्स का तो पूरा योगदान है, फिर अपन क्यों उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मैं एक बात लास्ट में कहना चाहूँगा कि डेफिनेटली इन सब चीज़ों पे रिसर्च होने की ज़रूरत है और ये सारे कंट्रोवर्शियल इशू है। तो मेरी गवर्नमेंट से भी अपील है कि शायद जो मैंने शब्द कहे हैं, जो मैंने बात करी है कि किस तरीके से आपको भ्रष्टाचार पे लगाम, करप्शन पे लगाम लगाने की ज़रूरत है। सेकेंडरी आपको ये सारी योजनाएं बंद कर देनी चाहिए। ये जो आपने PMJY और ये बना रखी हैं, उसकी वजह से एक आधार कार्ड पैमाना रखो, सिर्फ आपके पास सबके पैन कार्ड है, जो यंग है उनके ड्राइविंग लाइसेंस है, फिर कहाँ ज़रूरत आ रही है। सबको ट्रीटमेंट फ्री करो, सबको स्कूलिंग फ्री करो। मैं एक लाइन कहना चाहूँगा मैं, और ये मेरे देश के सभी नागरिकों के लिए कहना चाहूँगा कि आप एक दूसरे का गला ना काटें। कोशिश करें कि कम से कम जितना हो सके पेस्टिसाइड्स का यूज़ करें। ठीक है, चाहे आपकी फसल महंगी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कम हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने दूसरे भाई को मार रहे हैं। कीटनाशकों का कम से कम यूज़ हो, केमिकल्स का कम से कम यूज़ हो, दूध में मिलावट ना हो। अभी घी का भी मैटर आया था कुछ दिन पहले, वो भी एक बहुत बड़ा इश्यूज था तिरुपति बालाजी में। तो मैं यही कहना चाहूँगा लास्ट में, जिंदगी का पहला कपड़ा लंगोट होती है जिसमें जेब नहीं होती है, और जिंदगी का आखिरी कपड़ा कफन होता है, उसमें भी जेब नहीं होती है। और फिर इंसान जिंदगी भर जेब भरने की कोशिश करता है, किसके लिए? तो इसको सोचें, समझें और प्लीज़ जितना हो सके हेल्दी खाएं, फिट रहें और मस्त रहें। थैंक यू।